बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है पिंडीवाल और मैं हूं मोहम्मद हुसैन जंजुआ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला रावलपिंडी के जनरल सेक्रेटरी जनाब तोकीर बासी साहब, साबिक स्टूडेंट लीडर हैं। सबसे पहले तोकीर बासी साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपसे सवाल ये है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कब शामिल हुए? बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले तकबीर न्यूज़ का, आपका और आपकी तमाम जो टीम है जो तकबीर न्यूज़ के लिए काम कर रही है, शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज रावलपिंडी के अवाम और बिलखुसूस नौजवान तबके से मुखातिब होने का, बात करने का मौका दिया। और मैं इस हवाले से भी तकबीर न्यूज़ और उसकी सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो रावलपिंडी के अवाम हैं उनके मसाइल के हल के लिए जो आवाज़ उठाने की एक बड़ी सही और कोशिश की है, मैं उसके लिए आप तमाम दोस्तों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जहाँ तक मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ताल्लुक है, तो मेरा चूँकि फैमिली जो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती है, मेरे वालिद साहब और मेरे बड़े भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मुतहर्रिक थे और हमारे घर में इस बात पर यकीन किया जाता था कि इस मुल्क के गरीब, मजलूम और जो पिसे हुए तबकात हैं उनकी अगर कोई आवाज़ है तो वो भुट्टोइज़म है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप थी वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी। तो हमारा ये यकीन है, कल भी था, आज भी है, कि इस मुल्क के जो गरीब आवाम है उनके मसाइल का हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत के पास है। इसलिए जब मैं 1995 में मैट्रिक क्लियर करके मैं कॉलेज में दाखिल हुआ तो मैंने पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफार्म से अपनी अमली सियासत का आगाज़ किया। और मैं इस पर अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैंने यहाँ पर आकर जो मुल्क के जो इस्तेसाली निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ जदोजहद की, उसको सीखा, उस निज़ाम को समझा और उस पर आज भी मैं मजबूती से अल्लाह के शुक्र से खड़ा हूँ जी। अब्बास साहब, आपने अपनी सियासत का आगाज़ तलबा सियासत से किया है। इस वक्त तलबा सियासत ना होने के बराबर है। आप क्या समझते हैं कि तलबा यूनियन बहाल होनी चाहिए? अवाम और बिलखुसूस जो गरीब अवाम है उनकी बहुत बड़ी बदकिस्मती है और आज की जो नौजवान नस्ल है उनके लिए, उनके साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि जनरल ज़ियाउल हक ने जब ये देखा कि हमेशा आमरीत के ख़िलाफ़ इस मुल्क का नौजवान और तलबा निकलते हैं और उनसे मेरे इक़्तिदार को ख़तरा है, तो उसने इस मुल्क की जो तलबा यूनियन थी उनको ख़त्म किया और जो तालीमी इदारे थे उनके अंदर गुंडा एलिमेंट्स, क्लाशनकोफ कल्चर, हीरोइन कल्चर को लाया गया और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है सिंधी, सराइकी, पख्तून, बलोच, पोठवार, इस तरह की कौंसलें बनाई गई जो कि मुल्की वादत को, जो तलबा यूनियंस होती हैं वो मरकज़ियत की हामी होती हैं, वो वफाक की हामी होती हैं, वो सियासी जमातों से जुड़ी होती हैं, लिहाजा वो मुल्की वादत के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। जबकि जो कौंसलें होती हैं जो इलाकायत और सूबायत की बुनियाद पर बनती हैं वो मुल्की सलामती के लिए बड़ी ख़तरनाक होती हैं। उनको प्रमोट किया गया सिर्फ अपने इक़्तिदार को दुआम बख्शने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आज का जो नौजवान है जिसने तलबा यूनियन को और तलबा सियासत को नहीं देखा, वो एक ख़ास किस्म का एलिमेंट है, उनसे मुतासर हो रहा है। लोकल सतह पर मुख्तलिफ किस्म के जो गैंग हैं, जो आप कह सकते हैं जो लोकल एक उनके माफियाज हैं, उनको हीरो बना के पेश किया जाता है, वो उनसे मुतासर है। वो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो लड़ाई झगड़े का और बदअमनी का सबब बनते हैं, वो उनको अपना हीरो मानते हैं, जो कि माशरे के बहुत बड़े जवाल का सबब बनता जा रहा है। और तलबा यूनियन के ख़त्म होने से एक और जो बड़ा वो तलबा यूनियन ख्वाह किसी भी नज़रिए से ताल्लुक़ रखती थी, वो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन से थी, वो जमीयत से थी, वो पीपल्स पार्टी से थी, PSF की थी, उनका एक नज़रिया था, उनकी एक सोच थी। बहरहाल वो अपने नज़रिए और सोच को लेकर चलते थे, जिसकी वजह से उन्हें अपने ही जो उनकी जो नज़रिया, उसकी जो बुक्स हैं उनको पढ़ने का मौका मिलता था। उनको ख़त्म करने से माशरे में जो किताब पढ़ने का एक अमल है वो सुस्त पड़ गया, जिसकी वजह से नौजवान को गुमराह होने में आसानी होगी। मैं समझता हूँ कि आज भी
और उसमें एक और जो बड़ी अहम चीज़ है कि जो दरमियाने तबके का, जो गरीब तबके के नौजवान थे, जो सियासत में अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर अमली किरदार अदा कर सकते थे, वो सिलसिला रुक गया। आज फिर आप देखते हैं कि आपको नज़र आता है कि खाली जो दिमाग और बड़ी जेबों वाले जो लोग हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, आज मुख्तलिफ सियासी जगहों पे बैठे हुए हैं, जिससे सियासत एक जमूद का शिकार है, क्योंकि उनकी तवज्जो मुल्की सियासत के मुल्की मफाद नहीं होता। उनका अपनी तवज्जो जो है वो अपनी, जो वो पैसा इन्वेस्ट करके आते हैं, उनका तवज्जो, उनकी मर्जी ख्याल जो होता है वो जो होता है उनका बिजनेस होता है। मैं समझता हूँ आज भी इस माशरे में तुलबा यूनियन की बहाली अज़द ज़रूरी है, ताकि माशरे में जो जमूद है उसको तोड़ा जा सके। अच्छा भाई साहब, ये बताएं कि तलबा सियासत से आपने क्या सीखा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने तलबा सियासत से जो इस माशरे की तबकाती तकसीम है, गरीब और अमीर का जो फ़र्क है उसको समझा। जो गरीब को निसाब पढ़ाया जाता है और जो अमीर को निसाब पढ़ाया जाता है उसका फ़र्क समझा। जो उनके तालीमी इदारे और हमारे जो गरीब लोग हैं उनके तालीमी इदारों में जो फ़र्क है उसको समझा। मैं ये समझता हूँ कि मैंने तुलबा सियासत में आके इल्म का जो हासिल करना और उसके जो फ़वाइद हैं उसको समझा, माशरे की जो तकसीम की बारीकियाँ हैं उन्हें समझा, ज़िंदगी का शऊर हासिल हुआ जी मुझे इससे। आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट लीडर जो हैं वो अभी तक अमली सियासत का हिस्सा नहीं बन सके, एक खला है, ये कैसे पूरा हो जाएगा? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत से स्टूडेंट्स लीडर्स को मौका दिया। हाँ, बदकिस्मती से दो चीज़ें हैं, बाकी सियासी जमातों में इसके लिए इतना स्कोप मौजूद नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि यहाँ पर तकरीबन आलमोस्ट जो प्रॉपर्टी डीलर या बड़े बड़े लैंड माफियाज के जो नुमाइंदे हैं वो मुख्तलिफ सियासी जमातों पे काबिज हैं। तो एक तो उसमें, दूसरा ये है कि काफ़ी अरसे से मैंने बताया कि तलबा यूनियन पर पाबंदी की वजह से तलबा सियासत पर जमूद है, और लोकल सतह पर भी मैंने बताया कि आपको कि जैसे जो ऐसे लोग हैं जो ग्रुप्स चला रहे हैं, जो आप कह सकते हैं बदमाश टाइप लोग हैं और आवाम का हीरो आज वो हैं, तो उनकी देखा देखी तुलबा लीडर, स्टूडेंट लीडर, पढ़े लिखे स्टूडेंट लीडर भी मौजूद नहीं है। इस वजह से वाक़यातन एक खला मौजूद है, मगर उसको दूर करने की ज़रूरत है। भाई साहब, आपने अपने इस सियासी सफ़र में क्या खोया, क्या पाया? देखिए, मैं जैसे कि आपने खुद ही कहा कि मैं एक सियासी कारकुन हूँ, तो मैं ज़िंदगी को सूद और ज़िया, फ़ायदे नुकसान में नहीं तोलता। मैं ये समझता हूँ कि मैंने एज अ सियासी कारकुन अपनी सलाहियत के मुताबिक इस माशरे में जो मेरा किरदार अदा हो सकता था शायद मैं अदा किया नहीं किया, मगर मैंने अपनी सोच और समझ के मुताबिक माशरे में बेहतरी के लिए किरदार अदा किया। अब भी कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैंने कभी भी सियासत कुछ पाने के लिए फ़ायदे, मैं दुकानदार नहीं हूँ, मैं कोई ताजर नहीं हूँ कि चीज़ों को सूद और ज़िया के, खोया और पाया के चक्कर में नहीं देखता। मैं ये देखता हूँ कि आया हम इस माशरे की बेहतरी के लिए क्या जदोजहद कर सकते हैं। हमें अल्लाह ताला ने भेजा है इस ज़मीन पर, तो हम उसके मुताबिक लोगों की फलाह और बहबूद के लिए क्या कर सकते हैं, वो हमेशा मैंने कोशिश की है। इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं बड़ा मुतमईन हूँ। रावलपिंडी की जो सियासत है इसको किस रुख पर देखते हैं आप? जो रावलपिंडी की सियासत की जो आप अगर इलेक्शनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जो रावलपिंडी के इस वक्त जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका ना कोई हाल है ना उनका कोई सवाद है। इलेक्शनों से पहले जैसा कि हम सारे चूँकि मुसलमान घरों में पैदा हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हमारी बेपना अकीदत और मोहब्बत है, और उस मोहब्बत और अकीदत को इस्तेमाल करते हुए शेख रशीद ने मुजाहिद ख़त्म नबुव्वत का दावा करके यहाँ के अवाम को बेवकूफ़ बनाया, और जब वो इक़्तिदार में आया तो वो लंबी तान के सो गए। उसके बाद ना ख़त्म नबुव्वत पे उन्हें कोई ख़तरा नज़र आया, ना उनको आज वो खड़े होके कहते हैं कि हमारे पास पाओ पाओ के एटम बम हैं। मुझे समझ नहीं आती, अगर वो दुनिया को बताना चाहते हैं तो ये दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अगर पाकिस्तानी आवाम को बताना चाहते हैं कि हमारे पास पाओ पाओ के एटम बम है, मुझे समझ नहीं आती कि वो कहाँ से किस तरह की बेमंतकी और फजूल बातें
करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बुनियादी तौर पे वो असल मसाइल की तरफ इस मुल्क का जो नौजवान है, मसलन वो रहमताबाद में जब जलसा करते थे, ये जहाँ के लोगों के घरों में नाश्ते करते थे, लोगों को नौकरियों का कहते थे, आज वो उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों के नौजवान बेरोजगार है, उसको रोजगार के उसको मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, इन चीज़ों पे जो अस्पतालों की जो हालात हैं, जो तालीमी इदारों के, जो सरकारी तालीमी इदारों के जहाँ पे हमारे तबके के लोग पढ़ते हैं, मुझे समझ नहीं आती, उनकी तरफ वो बात नहीं करते। तो वो रोज़ जब से वो एक वजीर रेलवे बने हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में वो इतने हादसात नहीं हुए, यानी मुकम्मल तौर पर वो नाकाम हो चुके हैं। मुझे हमारे MPA साहब हैं जो शायद, मुझे नहीं पता उनका कोई किरदार, कोई किसी को नजर आता है तो वो बता दे, मुझे तो आज दिन तक कोई उनका किरदार नजर नहीं आया। लिहाजा मैं समझता हूं कि आज रावलपिंडी के अवाम के लिए हकीकी अवामी नुमाइंदों की अशद ज़रूरत है जो उनके मसाइल को समझें और उनको हल करने का उनके पास उनमें सलाहियत होनी चाहिए। भाई साहब, आप रावलपिंडी के मसाइल को किस तरह देखते हैं और उनका क्या हल है? देखिए, जो रावलपिंडी के अवाम के जो मसाइल हैं, एक तो यहाँ पे सबसे जो बुनियादी मसला है वो ये है कि आप ये देखें कि आपके नौजवान के पास खेलने के लिए कोई ग्राउंड प्रॉपर तरीके से मौजूद नहीं है, जिस वजह से नौजवान ऐसी सरगर्मियों की तरफ जा रहे हैं जो मुल्क, माशरे और कौम के लिए और उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसलिए सबसे पहली बुनियादी तौर पर यहाँ पर जो स्पोर्ट्स की एकेडमियाँ बनानी चाहिए, और ये अवाम के ताउन से भी मुमकिन है, जो मुखय्यर हजरात हैं उनके ताउन से, और हुकूमत को इसमें मुकम्मल तौर पर दिलचस्पी लेकर उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी मसला ये है कि यहाँ पर हमारे यहाँ ट्रैफिक, बेहंगम ट्रैफिक है, जिसकी वजह से एक आम आदमी की जेब पर उसके जो अखराजात हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं जब वो जगह जगह ट्रैफिक में जाके फंसता है, और वो बहुत सारे शोर और ट्रैफिक के उलझनों की वजह से बहुत सारी दिमागी अमराज का और जिस्मानी अमराज का वो शिकार हो रहा है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को रावलपिंडी की जो इंतज़ामिया है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसके लिए कोई बहुत बड़ा खर्चे की ज़रूरत होती है। उनको चाहिए कि ट्रैफिक के जो मसाइल हैं उनके लिए कोई PhD साहिबान जो रिसर्च पेपर तैयार करके उनको बड़ी आसानी से जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उनको हल किया जा सकता है। नौजवानों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि बाहर लोगों को भिजवाने के लिए कोई इंतजामात करे, ताकि जो नौजवान है जिस पे बेरोजगारी की वजह से बहुत ज़्यादा दबाव है, वो अपने मसाइल का शिकार है, उसके लिए ये बहुत छोट। और तालीमी इदारों में बिलखसूस जो टीचर हैं उनकी ट्रेनिंग की जाए, जो सरकारी तालीमी इदारे हैं उनको बेहतर किया जाए, ताकि आम आदमी अपने बच्चों को, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पे फीसेस बहुत ज़्यादा हैं, गरीब आदमी के लिए दिन ब दिन बढ़ती हुई इस महंगाई में अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है, तो हुकूमत के लिए ये जो हमारे नुमाइंदे हैं उनको चाहिए कि वो इसका एहतमाम करें कि कोई बच्चा स्कूल जाए बगैर ना रह सके। भाई साहब, दोबारा आते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। भुट्टो साहब का दौर छोड़ देते हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर भी छोड़ देते हैं। 2008 में आपको हुकूमत मिली है, तो आप क्या समझते हैं कि आपने अवाम के लिए क्या किया है? 2008 में अगर आपको याद हो, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली तो एक बात ज़बान ज़द आम थी कि जनाब जो दहशतगर्द हैं वो मारगला की पहाड़ियों तक पहुंच चुके हैं, सवात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम लहराने की इजाज़त नहीं थी। तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी कि उसने उस पर इनिशिएटिव लिया, उस पर कार्रवाई की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़तरा हमने सवात पे पाकिस्तान का परचम भी लहराया। ये जो मारगला की पहाड़ियों तक दहशतगर्द पहुंच चुके हैं, हमने उसका मुकाबला किया। मुश्किल तरीन हालात में अदलिया हमारे हर काम में रुकावट पैदा कर रही थी। चौधरी इफ्तिखार साहब जो अब माजी का हिस्सा बन चुके हैं, उनके किरदार पे अब बहुत सारे सवालात वो लोग भी उठा रहे हैं जो उस वक्त उनके साथ थे। जो वकला थे आज उनके मुतल्लिक बहुत से उन्होंने हमारे हर काम में। इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के गरीब जो मजदूर थे उनको सनतों में 12% हिस्सा दे के मालक बनाया। तमाम बड़े संतों, ये किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में भी ऐसे नहीं था।
उसको उनका हिस्सादार बनाया गया। यानी कि मालिक जब बन जाता है तो बंदे को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। 2.5 लाख लोगों के करीब जो लोग थे जिनको नौकरियों से बिलावजह निकाला गया था, उनको वापस बहाल किया 150%। ये बहुत बड़ा कारनामा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आज ये कहते हैं कि हमारे पास गरीब को देने के लिए कुछ नहीं, और अमीरों के 300-300 अरब के कर्जे माफ कर रहे हैं, और जो मेट्रो की 10 रुपए की सब्सिडी है वो वापस ले रहे हैं, किराया बढ़ा रहे हैं। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क की तारीख में नहीं हुआ 150%। यानी कि जो एक आदमी 13,000 रुपया तनख्वाह ले रहा था, उसकी तनख्वाह तकरीबन 45 हजार के करीब गई। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम जैसा प्रोग्राम शुरू किया। बेताशे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने छोटे छोटे प्रोग्राम और 18वीं तरमीम की, जो उस वक्त 2008 में हमारे जो रियासती इदारे हैं वो अपनी वर्दियों में बाहर नहीं आ सकते थे। हमने उनके तशख़्ख़ुस को बहाल किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, आप हमारा माजी देख लें, हमने हमेशा इस मुल्क के इदारे, आइन, अदलिया, फौज, इसकी बेहतरी के लिए काम किया। मैं समझता हूँ कि आप आसिफ अली जरदारी साहब को जितना मर्जी प्रेशराइज कर लें, जो मर्जी उन पे दबाव डाल लें, मगर इस मुल्क के लिए जो आसिफ अली जरदारी की जो CPAC, आप देख लें कि आसिफ जरदारी साहब ने अपने दौरे हुकूमत में सुबह चाइना के कितने दौरे किए, तो वो सारे के सारे दौरे CPAC के लिए थे। उसका अमली जो काम हुआ, जितने MOUs हुए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुए। आपने ईरान के साथ गैस लाइन का, पाइपलाइन का मायदा किया, जिसमें हमने बड़े सरमायादार लोगों जो मुल्क उनको नाराज किया। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आसिफ अली जरदारी ने एड नहीं ट्रेड का नारा दिया, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से तंजीम बना के अपने मामलात को हल करने की कोशिश की। आज की तरह कशकोल उठा के नहीं फिरे। लिहाजा मुश्किल हालात में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हुकूमत चलाई। पाकिस्तान में पहली दफा उन्होंने सबको साथ मिलाकर 5 साल अपनी हुकूमत पूरी की। मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह जब दोबारा मौका मिला इससे बेहतर परफॉर्म करेगी। आसिफ अली जरदारी साहब को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करप्शन की है, बड़ा इल्जाम है उन पे। देखिए, ये आपको एक वाकया सुना दूं। आप एज अ जर्नलिस्ट, तहकीकी सहाफ़ी हैं, तो आप जब जिस दिन मेरे ख्याल से 6 नवंबर 1996 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत ख़त्म की गई, तो 7 नवंबर 1996 का जंग अखबार अगर आपको कहीं से मिल सके तो आप उठा के देख लें। उसमें जो सबसे बड़ी सुपर लीड है वो ये है कि गवर्नर हाउस लाहौर से आसिफ जरदारी को 46 मन सोना और पता नहीं कितने बैग पैसों के भरे हुए समेत गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद ना वो कभी किसी ने सोना देखा, ना वो कभी किसी ने पैसे देखे। 2 साल बाद जस्टिस कयूम ने एक फैसला दिया, उसने कहा वो सिर्फ अखबारी खबर थी। तो आपने आसिफ अली जरदारी का पहले भी 11 साल जेल में रख के ट्रायल किया। अगर कोई करप्शन की हुई है तो उसको साबित करें। फिर आप थोड़े अरसे बाद कहते हैं जी आसिफ जरदारी डील कर रहा है, तो आसिफ जरदारी के साथ जो डील कर रहा है वो कौन है? अगर वाकयातन आसिफ जरदारी ने कोई जुर्म किया है जो साबित हो सकता है अदालतों में से, अगर आप पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे यकीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अदालती निज़ाम के खिलाफ कभी बगावत नहीं की, हमने तो कभी हमला नहीं किया। तो अगर आप ये समझते हैं आसिफ अली जरदारी साहब ने कोई जुर्म किया हुआ है तो आप उसको अदालतों में साबित करके उनकी ट्रायल करें। ये मत कहें कि आसिफ जरदारी डील कर रहा है, या फिर हमें बताएं किसके साथ वो डील कर रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ अगर आसिफ जरदारी साहब, मैं नहीं समझता कि उनके कोई ऐसा उनके करप्शन है जो साबित करनी है इन्होंने और उनको सजा दें। अगर की हुई है तो सजा दे दे, अगर नहीं है तो मैं समझता हूँ मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई साहब, आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कायदे अवाम के बारे में किताबें पढ़ी होंगी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ आपने काम किया है। मुझे याद है कि जब लियाकत बाग में उनका जलसा हुआ तो आप स्टेज पर थे, बल्कि अगर मेरी मालूमात के मुताबिक तो जब बेनज़ीर साहिबा गाड़ी में बैठी हैं तो गाड़ी का दरवाज़ा भी आपने बंद किया था। आपने आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जेल में उनके साथ मुलाकातें करते रहे हैं, उनके साथ आपने उम्रा भी किया है, सदर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस आप जाते रहे हैं। आप इस वक्त आप ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब अवामी तवक्कुआत पर पूरे उतरेंगे या उनसे आपको क्या तवक्कुआ है? जी, मैं वाकई में इस बात पे बिलाशुबा फ़ख्र कर सकता हूँ कि मुझे भुट्टो साहब को पढ़ने का मौका मिला। मैं उनका मानने वाला हूँ, भुट्टोइज़्म पे यकीन रखता हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जब वो पाकिस्तान में थी 96 कि जब उन पे बुरा वक्त था, वो रावलपिंडी हाई कोर्ट पेश होती थी, सुप्रीम कोर्ट,
इस्लामाबाद पेश होती थी, हमें उनके साथ पेश होने का मौका मिला, उनकी जो किताबें हैं वो पढ़ने का मौका मिला। जब वो लियाकत बाग आई, हम उनकी चूँकि स्टूडेंट थे, PSFPD डिवीजन का मैं प्रेसिडेंट था, उनकी सिक्योरिटी में था, सारे उन्हें करीब से देखने का मौका। जरदारी साहब जेल में थे, सारा अरसा हमने उनके साथ गुजारा। उनकी शफकत है, वो सदर थे, हम उनके साथ उम्रा के लिए गए, बहुत सी चीज़ें करीब से देखी, लीडरों को, इसके अलावा बहुत सारे लीडरों को करीब से देखा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे बड़ा फ़ख्र करता हूँ कि बिलावल साहब के से मिलने का, उनसे गुफ्तगू करने का, उनकी बात सुनने का बहुत दफ़ा मौका मिला। मुझे इसमें कोई किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि बिलावल भुट्टो साहब अपनी सोच, अपनी आइडियालॉजी में बिल्कुल क्लियर हैं और उनमें पाकिस्तान को आगे ले जाने की जो सलाहियत है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नस्ल दर नस्ल का तजर्बा है, जो मुताला है, वो उनके उसकी अशऊरी तौर पर उसका अदराक है। और वो पाकिस्तान के जो मसाइल और बिलखसूस जो नौजवान और तुलबा के मसाइल हैं, वो उससे पूरे तरीके से उसका अदराक रखते हैं और उन्होंने पाकिस्तान की जो तारीख है वो पढ़ी हुई है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ, मेरा पूरा इस बात पे यकीन नहीं, ईमान है कि इंशाअल्लाह उल अजीज बिलावल भुट्टो साहब इस मुल्क के चारों वुज़राए आला हाउसेस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम लहराएंगे और जो वजीर आजम हाउस है पाकिस्तान पे का, उस पे इंशाअल्लाह उल अजीज वो एज आ वजीर आजम आएंगे और इस मुल्क के मसाइल, वो सफर जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने शुरू किया था, जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब और जो आसफ जरदारी साहब की जो ख्वाब था, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि वो पूरा करेंगे और इस मुल्क को जो मसाइल का कब्रिस्तान बन चुका है, जो जर पत्तों का बन जो हमारा देश बन चुका है, उसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द इन मसाइल में से निकालेंगे। भाई साहब, नौजवानों के लिए जो सियासत करना चाहते हैं इस वक्त, जो आपको समझेंगे, फॉलो करेंगे, उन्हें आप क्या पैगाम देंगे? मैं उन्हें ये कहता हूं कि वो मुताला करें दोस्त और अपने अंदर दयानतदारी पैदा करें। वो बदमाशों से और प्रॉपर्टी डीलरों से मुतासर ना हो, बल्कि वो उन लोगों को मुताला करें जिन्होंने इस मुल्क की में हकीकी तब्दीली के लिए, गरीब आवाम के लिए लड़ाई लड़ी, अपनी जानों की कुर्बानी दी, जेलें काटी, कोड़े खाए। और मैं उन तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत और जो गरीब आवाम की बेहतरी के लिए काम किया, उनको करें, उनको फॉलो करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुल्क के जो नौजवान है उसमें बहुत ज़्यादा सलाहियत है। अच्छा भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। आप सवालात तो बहुत ज़्यादा हैं और आपके पास मैं देख रहा हूँ कि जवाबात भी ढेर सारे हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? तो कीर बादशाह साहब की बातें आपने सुनी। आप हमें अपना फीडबैक www.takbirnews.tv पे देंगे और इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।